हेलो बच्चों, आज हम वर्णन करते हैं संघवाद। हमारा जो पाठ था उसमें भारत में संघीय व्यवस्था। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। भारत तो बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी लगभग 130 करोड़ है, जहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का बंटवारा है। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या अवस्था है? आइए सावधानी से शुरुआत करें, संविधान से शुरुआत करें। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त-रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संघ सरकार, या जिसे हम कहते हैं भारत सरकार, और दूसरी है राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों, नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था का भी तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शासन व्यवस्था के जो एक तीसरा जोड़ा गया है, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायतें हैं। इसके भी 3 स्तर बना दिए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की ज़रूरत है और इसी कारण विषयों को संघ सूची में डाला गया। इस संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसके बाद है राज्य सूची, जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। एक तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है। माने राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों कानूनों के बीच में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा? जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, जैसे विषय जिसके अधिकार क्षेत्र में रहें। क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं, तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं बन सकते प्रांत। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते। इन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं, इन इलाकों का शासन चलाने का अधिकार
विशेष रूप से केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियाद है। अधिकारों के बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है।